अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब। सर, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई जा रही है, अरूज पारी कह लें। मियां नवाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी खामोशी से ये सारा मामला देख रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अदलिया की लड़ाई चल रही है और अदलिया की लड़ाई गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रही, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है। ये आप जहन में रखो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक साइड पे बैठ के तमाशा देखने वाली पावर बन चुकी है इस वक्त, और वो ये समझ रही है कि इमरान खान साहब जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, हमारा तो मामला इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई चल रही है या अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, हर तरफ से लड़ाई चल रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है और उसके साथ अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट लड़ रहे हैं। ठीक है जी। और उसके साथ साथ आप ये समझ लो कि जैसे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम, तो अवाम भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और बदकिस्मती से ये जो गवर्नमेंट है ये इररेलेवेंट से फील हो रही है। ना अवाम इसके ख़िलाफ़ कोई मुजाहरा करना चाहती है, ना अदलिया इससे कुछ चीज़ पूछ रही है, ना इमरान खान साहब इस गवर्नमेंट को इस काबिल समझ रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करें या इनको बुरा भला करें। तो अब ट्रेजेडी यही है कि हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आप समझें कि बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी हुई है और उसको हर तरफ से इस वक्त मार पड़ रही है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट वाकई इररेलेवेंट है और वो जिसके कहते हैं ना नॉन एंटिटी, तो वो इस वक्त इस टाइप की चीज़ बन चुकी है। और सबका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये गवर्नमेंट है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट सोचेगी कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन उनके वोट्स पे गवर्नमेंट खड़ी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ये कहती जी हम इनके साथ नहीं हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना, तो बस फौरी तौर पे कहा जाएगा कि वज़ीर साहब एतमाद का वोट लें, और वज़ीर साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो गवर्नमेंट घर चली जाएगी। ये एक सूरत हाल है। अदलिया का इशू ये है कि ओवर द टाइम अदलिया जो है उसको फील ये होता था कि जी हमें दबाया जा रहा है, और उससे पहले ये ज़ाहिर है 2017 से मामला स्टार्ट हुआ, और जब 2017 में इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा स्टार्ट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक्टिविटी, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्टिविटी, मियां शरीफ के फैमिली की सारी जो है उसके ख़िलाफ़ एक्टिविटी, और साथ साथ आसफ अली जरदारी साहब जिनसे उनको ख़तरा था कि आसफ अली जरदारी साहब कहीं मियां नवाज शरीफ के साथ ना मिल जाएँ, तो उनको भी इंगेज किया। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो जनरल फैज़ हमीद साहब की थी, वो पहले DGC थे, फिर DGRSI हो गए। एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि वो बहुत ही कारीगर आदमी थे। वो इतने कारीगर आदमी थे कि आप देख लें 2017 का दौर, 2018 का दौर, 2022 तक जब तक वो रहे, और देख लें हर चीज़ को मैनेज किया उन्होंने। ठीक, ये जो इस वक्त क्राइसिस नज़र आ रहा है ना आपको, अदलिया बोल रही है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, या जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, इत्तेहादी बोल रहे हैं, अवाम बोल रही है, उस वक्त कोई नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब थे कारीगर, उन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था, पता नहीं कैसे किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मैनेजमेंट उनकी बड़ी एक्सीलेंट थी। तो उन्होंने उस वक्त अदलिया को इस्तेमाल किया, और अदलिया को जब इस्तेमाल किया गया तो उसकी बुनियादी एक वजह थी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस वक्त अगर आप सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखें, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट को देखें, फिर लोअर जुडिशरी को देखें, तो बदकिस्मती से वो सारे लोग अदलिया के अंदर वो सामने आ गए थे जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे। अब आप देख लें अज़मत शेख साहब हैं, या फिर जस्टिस खोसा साहब थे, या फिर उमर अताब बंदियाल साहब थे, या एजाजुल एहसन साहब थे, या फिर ये साकिब निसार साहब थे। ये सारे लोग जो है ना ये मियां नवाज शरीफ को पुराने जानते, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के साथ पढ़ते रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से वहाँ पे ये मियां नवाज शरीफ के साथ इनका इंटरेक्शन था। मियां नवाज शरीफ जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी इनके पास एक सुर्ख रंग की गाड़ी होती थी, उस इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती थी, पाकिस्तान में तो बनती नहीं थी, और वो गाड़ी पे आते थे, और पप्पू किस्म के बच्चे थे वो, उनके पास पैसा बहुत होता था। फिर उनका अपना एक ग्रुप था जिसके अंदर ख्वाजा आसफ थे, जिसके अंदर फिर ये थे इसाक डार साहब थे, जिसके अंदर बाद में ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा बने, बहुत सारे लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ रहे, और कुछ एक्टर उसके अंदर शामिल थे। फिर ये सब लोग पूरा एक ग्रुप होता था। अब ये सारा ग्रुप जो है खुशहाल लोगों का, और उसमें पैसे वालों लोगों का, बासर लोगों का, और जो बाकी लोग थे वो ज़ाहिर है उस वक्त लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स थे। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका ताल्लुक गरीब तबके के साथ था। तो ये जो ग्रुप था ये उन सब की ज़ाहिर बुली भी करता था, न सिर्फ बुली करता था बल्कि उनको ठीक ठाक रगड़ा लगाता था,
और कुछ उनकी हरकतें ऐसी होती थी इस ग्रुप की कि वो सारे इनसे जेलसी फील करते थे कि यार देखो प्रोफेसर भी इनके साथ इन टच हैं, यहाँ बैठ के कंटीन के ऊपर हर वक्त खाते पीते रहते हैं, यहाँ पे चाय है तो 200 लोगों को चाय पिला दी, 200 लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पिला दी इन्होंने, फिर वहाँ पे मटकों पे लस्सी आ रही है तो सब में लस्सियाँ तकसीम हो रही हैं सारी, और टीचर्स भी इनके पास बैठे होते हैं, टीचर भी इनकी खुशामद कर रहे होते हैं। तो ये जो सारा ग्रुप था ना, ये जेलस ग्रुप भी था और ये बुली का शिकार ग्रुप भी था। ठीक। तो अब होना ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी अमली ज़िंदगी में आ गए। अमली ज़िंदगी में आने के बाद ये लोग थोड़ा थोड़ा तरक्की करते चले गए, फिर कुछ जुडिशरी में आ गए, कुछ ब्यूरोक्रेसी में आ गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए। और वो भी एक वक्त ऐसा आया कि ओवर द टाइम कि अगर मियां नवाशी साहब बड़े तगड़े हो गए, वो 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये लोग भी एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि अब ये मियां नवाशी साहब से बदला ले सकते थे। तो उस वक्त बदकिस्मती से मियां नवाशी साहब की कि वो सारे लोग जो इनसे जेलस थे, वो पिछले 20, 25, 30 साल से उन्होंने बुग़्ज़ रखा हुआ था अपने दिल में, जो मियां नवाज शरीफ ने कहा भी, आपको याद होगा, जी जी। उन्होंने कहा जी ये बुग़्ज़ से भरे हुए जजेस हैं। वो बुग़्ज़ की बुनियादी वजह ये थी कि इन सब के दिल में खूब पुरानी नफरत थी मियां नवाज शरीफ लेकिन के लिए। सर लास्ट सेक्रेटरी भी तो जस्टिस साकिब निसार साहब को मियां नवाज शरीफ ने बनाया है। असल में ये जो साकिब निसार साहब हैं, इन्हें खालिद अनवर साहब ने लॉ सेक्रेटरी बनाया था। और खालिद अनवर साहब जो थे, आपको याद होगा कि चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर होते थे और ये उनके साहबजादे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के ये वकील भी रहे, और फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी तो इन्हें उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया। और ये बड़े ही शानदार इंसान हैं खालिद अनवर साहब, और अगर आप इनसे मिलें तो इनसे ज़्यादा आजिज़ आपको बंदा कोई नहीं नज़र आएगा। और पूरी लॉ की किताबें उन्होंने खोल रखी हैं और पूरा उनकी मेमोरी में है। दूसरा, ऑनेस्टी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, फिर बड़े दबंग आदमी हैं। तो ये जो साकिब निसार साहब थे उनके चैम्बर में काम करते थे। और दूसरा ये है कि जिन दिनों ये लॉ सेक्रेटरी बनना चाहते थे, तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे। उस वक्त वो ओपन खुली कचहरी लगाते थे। तो खुली कचहरी में मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उनके सामने एक टेबल है। तो अब ये जो साकिब निसार साहब हैं वो सामने खड़े, उस वक्त ये वकील थे और अच्छे वकील थे उस वक्त। तो अब ये मियां नवाज शरीफ साहब से बात करना चाह रहे हैं, तो लोग दरमियान में बहुत ज़्यादा हैं, तो बात नहीं हो रही। तो मियां नवाज शरीफ साहब इन पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो अचानक इस तरह हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने देखा कि एक बंदा टेबल के नीचे से इस तरह करके निकला, कोबरे की तरह ऊपर ना इनके एकदम, और सामने उन्होंने कहा मियां साहब सलाम अलैकुम। तो वो जो सामने टेबल पड़ा हुआ था मियां नवाज शरीफ के, वो साकिब निसार साहब उसके नीचे से निकल आए और उस तरह, और वो लोगों ने अजीब मंजर देखा। फिर खालिद अनवर साहब ने इनको लॉ सेक्रेटरी बनाया और फिर खालिद अनवर साहब ने इन्हें जज बनाया। और ये मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे, ये बात दुरुस्त है, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया और उसके बाद फिर ये जज बने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये फिर चीफ जस्टिस बने। तो साकिब निसार साहब जो थे, पुराना ही इनके दिल में ग्रज थी मियां नवाज शरीफ के लिए। फिर शेख अजमत साहब, ये लाहौरी हैं। तो ये एक बेसिकली लाहौरी ग्रुप था सारा उस ज़माने में जजेस का। तो ये सारे जो थे, जस्टिस खोसा हों या फिर जवाद ख्वाजा साहब के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन थे, वो इन्वॉल्व भी थे। और जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का भी नाम आता है सारे मामले में। सर एक्टर जो शाहिद हैं, कामरान शाहिद साहब के वालिद, उन्होंने भी कहा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जस्टिस साकिब निसार साहब से कोल्ड ड्रिंक पिला के लेटर लिखवाया करते। वो सारे उस वक्त मस्कीन होते थे ना, आम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, किसी को पता तो नहीं होता कि कल कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हैं। तो उनकी बुली होती थी बाकायदा, जिसको कहते हैं इंसल्ट। फिर ये जो साकिब निसार साहब हैं, ये वकील भी रहे मियां नवाज शरीफ साहब के, तो इत्तफाक फाउंड्री के भी वकील रहे, इत्तफाक ग्रुप के भी। और वो लोग कहते हैं जी कि वो कई घंटे इनको मियां नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर बैठना पड़ता था, और फिर ये एम्बेरस फील करते थे कि यार ठीक है, लेकिन रवैया तो मेरे साथ ठीक होना चाहिए इनका। और जब वो जज बन गए, फिर वो जब चीफ जस्टिस बन गए, तो उनको पुरानी सारी ग्रजेस याद आ गई। फिर उमर अताब बंदियाल साहब जो हैं, वो लाहौरी हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम था। फिर जस्टिस खोसा साहब जो थे वो बड़े ज़ाती थे इनके, शेख अजमत साहब जो हैं बड़े, जाजुल एहसन साहब। तो ये वो सारे लोग थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने मुखालफ थे। इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर थे, अनवर कासी साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो मियां नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करते थे। तो जना फैज़ हमीद साहब का कमाल ये था कि उन्होंने रीड कर लिया इन सबको कि ये सारे मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, और अगर थोड़ी सी सपोर्ट इनको दी जाए तो ये उसको उड़ा के रख देंगे। दूसरा ये है कि ये सारे लाहौरी हैं, तो इमरान खान साहब के साथ इन सब के फैमिली टर्म्स भी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पुराने लाहौरी हैं, पूरी लाहौरी फैमिली है।
और ये जो अलीट लाहौरी फैमिली है ना, सबके एक दूसरे के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। ये एक दूसरे के फंक्शंस में जाते हैं, एक दूसरे की पार्टीज़ में जाते हैं, ये सब ज़ाती तौर पे एक दूसरे को जानते हैं। और इमरान खान जो है ना, वो आपको पता है कि ख़वातीन पे बहुत पॉपुलर हैं। तो जितनी पुरानी माइयाँ हैं, जितने पुरानी ख़वातीन हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं, उन सब का टिल्ट है इमरान खान की तरफ। लिहाजा ये जो जजेस थे, इनकी जो फैमिली की ख़वातीन थी वो इमरान खान को बहुत पसंद करती थी। इनकी जो वालदाएँ वो भी बड़ा उनको पसंद करती थी। इनकी सासें जितनी हैं वो भी सब इमरान खान को पसंद करती थी। बल्कि इनके बेटे और बेटियाँ जो वो भी इनके जलसों में जाती थी, और एक सबको होप थी कि इमरान खान साहब बड़ा कमाल कर देंगे। तो जनाब फैज़ हमीद साहब का कमाल ये था कि उन्होंने रीड कर लिया कि इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो इमरान खान की तरफ टिल्ट करती हैं। ये ख़ुद भी एक जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं इमरान खान साहब के साथ, और ये सारे के सारे, पहले ये देखिएगा कि ये सारे के सारे शौकत खानम के डोनर भी हैं। ठीक है। तो इन सब का जो टिल्ट है उस साइड पे है, और ये मियां नवाज शरीफ साहब से ये नफ़रत भी करते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस नफ़रत को और इमरान खान साहब की तरफ जो टिल्ट था उसको बड़ा स्मार्टली यूज़ किया। और फिर ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे साकिब निसार साहब की ऑडियो है, गो वो नहीं मानते, वो ये कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबको पता है कि बेसिकली आईबी ने रिकॉर्ड की थी। बल्कि इसके बारे में दो थ्योरीज़ हैं। एक तो ये था कि जिस बंदे को उन्होंने कॉल की थी उसने रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, और रिकॉर्ड करके तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को दे दी। और दूसरा ये है कि ये आईबी ने रिकॉर्डिंग, क्योंकि आईबी के पास उस वक्त ही सॉफ्टवेयर आ गया था कि जिसमें वो व्हाट्सएप कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते थे, और ये जजेस को नहीं पता था कि व्हाट्सएप कॉल्स भी हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं। और आईबी ने रिकॉर्ड करके वो मियां नवाज शरीफ साहब को दे दी, तो उन्होंने वो अपने पास रखी हुई है। और किसी दिन जस्टिस साकिब निसार साहब ने अगर अदालत जाने की गलती कर ली तो ये फौरी तौर पर उसको पेश कर देंगे वहाँ पे, या उसको रिलीज़ कर देंगे। तो वो सारा जो ड्रामा था, ये सारा जो एपिसोड था, वो सबके सामने था। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ाहिर फ़र्क कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था, वो उन्होंने बड़ा कैलकुलेट किया हुआ था कि अगर ये गवर्नमेंट इतना अर्सा चलती रहे तो उसके बाद मैं सीनियरिटी पे इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद ये होगा कि मैं चीफ बनने के काबिल हो जाऊंगा। तो बाकी उन्होंने फिर डिज़ाइन किया कि गवर्नमेंट को इतनी सपोर्ट दें कि गवर्नमेंट जो है मेरे बगैर चल ना सके। और उन्होंने इमरान खान साहब को वाकई आदी कर लिया था अपना, कि इवन एक वक्त ये भी आ गया था कि इमरान खान साहब के पास कोई समरी भेजी जाती थी, काम भेजा जाता, तो वो कहते थे जी फैज़ को कह दो। जनरल फैज़ भी नहीं कहते, कहते फैज़ को कह दो। तो जनरल फैज़ हमीद साहब के पास चला जाता था, छोटा छोटा काम भी, और जनरल फैज़ हमीद साहब चुटकियों में वो सारा काम कर देते थे, जिससे पूरी ब्यूरोक्रेसी मिलकर नहीं कर पाती थी। तो इमरान खान साहब के अंदर बड़ी गुडविल थी इनके बारे में कि बड़े करू आदमी। और अगला इन्होंने कमाल ये किया कि इन्हें पता ये चला कि इमरान खान साहब जो है ना, दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी बात मानते, जिसकी बात वो टालते नहीं हैं, और वो है उनकी बेगम बुशरा बीवी। तो वो बुशरा बीवी के मरीद भी हो गए, और वहाँ पे उन्होंने अपना एक बंदा भी उनके साथ इन टच कर दिया। और वो बंदा जो था ना, वो भी उसने भी क्लेम किया कि मेरे पास बड़ी रूहानी शख्सियात हैं, रूहानी पावर्स हैं, और मुझे भी विजन्स आते हैं और बड़े ट्रू होते हैं। और उसके जो विजन होते हैं तो उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब होते थे। काम जो कल होना है वो बंदा पहले प्रेडिक्ट कर देता था। बुशरा बीबी का जो जिन था वो जनरल फैज़ हमीद, वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने कई जिन इस टाइप के रख दिए उनके आगे पीछे, और वो उसके बाद बुशरा बीबी को इन्फॉर्मेशन देता। बुशरा बीबी इमरान खान को कहती थी, और अगले दिन जब वैसे ही हो जाता तो इमरान खान अपनी बेगम के कायल हो जाते थे। तो फिर वो जनरल फैज़ हमीद साहब उनके मरीद भी हो गए, उन्होंने अपनी बेगम को भी मरीद कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्रॉपर ऑक्टोपस की तरह इमरान खान को कब्ज़े में कर लिया सारा। और इसे ज़ाहिर फ़ौज को उस वक्त बुरा लगा कि एक ही शख्स जो है ना, अपने तौर पे उसने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने आर्मी चीफ बनना है, और फिर उसके बाद मैंने अगले 3 साल बाद एक्सटेंशन भी लेनी है, एक्सटेंशन लेने के बाद मैंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लिखाना है। तो पूरा उन्होंने कहा कि डिज़ाइन भी हो गया वो सारा। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वहाँ पर एक इख्तलाफात पैदा हो गए। तो अब इशू ये है कि अदलिया जो है वो उस वक्त से 2017 से डसी हुई है। उसे पता है कि पूरी चाबी दे के उस वक्त मियां नवाज शरीफ को फ़ारग किया गया था, फिर इमरान खान को सपोर्ट किया गया था, फिर इमरान खान की सपोर्ट के अंदर हर वक्त अदलिया को इस्तेमाल किया जाता रहा, वो हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब जब फ़ारग हुए तो फिर एक अदलिया इस्तेमाल हुई, और उस वक्त भी सबको पता था कि अदलिया किस तरह इस्तेमाल हुई, कि जो गवर्नमेंट पीडीएम के बनी थी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने लगती थी, कोई ना कोई जाता था और रिक्वेस्ट करता था सर इसको चलने दें, हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो हमें डिफ़ॉल्ट से तो बचाएं। उस वक्त सारी मजबूरी भी थी पाकिस्तान के, वो सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद जब 9 मई हुआ तो दोबारा मसला पैदा हो गया। 9 मई इतना खौफनाक था कि ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को रियासत को स्टैंड लेना पड़ गया। अब रियासत अगर इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड ना लेती तो इस टाइप के वाक़यात तो रोज़ाना होने थे पाकिस्तान के अंदर, फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल फ़र्क हो जाता। और उस वक्त फिर रियासत की मजबूरी बनी कि कहीं ना कहीं समझाया जाए कि सर आप अननेसेसरली इनकी ज़मानतें ना लें, ये बड़े क्रिमिनल लोग हैं, और अब पाकिस्तान वाकई इस काबिल नहीं रहा कि अगर हम इनको खुला छोड़ देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट करवा देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान टूट जाएगा।
तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे? IMF चला जाएगा, वर्ल्ड बैंक चला जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज चली जाएंगी, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, CPEC ख़त्म हो जाएगा। तो वो इनको समझाया जाता रहा बार बार। सर अब जजेस जो इस पे भी नाराज़ हो गए, उसकी वजह ये देखिए हिस्ट्री है ना, 2017 से चली आ रही है, 2022 आ गया, 2023 आ गया, फिर 2024 आ गया। अच्छा, ये सारा सिलसिला चलता रहा और इसको मेरा ख्याल है कि हर जगह पे, हर लेवल पे बर्दाश्त किया जाता रहा, किसी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आए। लेकिन ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, उन्होंने सिनेरियो बदल के रख दिया। उन्होंने सिनेरियो बदला, इमरान खान को वोट मिले, जब इमरान खान को वोट मिले, उनके MNAs बढ़ गए, तो फिर बहुत सारे लोगों को उम्मीद पैदा हो गई कि अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो गई और इतनी इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी होने के बावजूद ये रिजल्ट्स को मैनेज नहीं कर सकी, और जो रिज़ल्ट को मैनेज किया गया तो वो एक नी जर्क रिएक्शन था, वो इन्होंने फौरी तौर पे उसको प्लान किया, उससे पहले ये कुछ नहीं कर सके। तो उससे ये मैसेज गया कि इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो गई है, पीछे गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर है, और ये जो हमें बार बार पुश किया जा सकता है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो फिर उस पर ज़ाहिर अच्छे जजेज़ ने आवाज़ उठाई। अब उस आवाज़ में मसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब की जो आवाज़ है, ये उस आवाज़ का एक नेक्स्ट एडिशन है, और ये बहुत आगे चले गए हैं। और ये याद रखें कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ऊपर 6 रेफरेंस पहले चल रहे हैं, और भी उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज़ भी खोले हुए हैं इन्होंने, बहुत सारे इश्यूज़ हैं पहले से हैं उनके। और फिर बाबर सत्तार साहब उनके साथ शामिल हो गए, फिर पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके साथ शामिल हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो ले लिया इसके ऊपर। अब ये जो मामला ये गंभीर हो चुका है, इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि किसी न किसी एक इदारे को पीछे हटना पड़ेगा, और उस इदारे को हटाने के लिए गवर्नमेंट को अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, दरमियान में रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर ये मामला नहीं चल सकते। सर ये या आसिफ अली जरदारी साहब आएंगे सर, वो तो दुबई, या मियां नवाज शरीफ साहब दोनों बैठेंगे, ये दोनों बैठ के फिर ये इमरान खान को समझाएंगे। और अगर ये इमरान खान साहब को उन्होंने कायल कर लिया और कोई एक ग्रैंड डायलॉग हो गया और कोई बड़ा फार्मूला बन गया गवर्नमेंट बनाने का या गवर्नमेंट चलाने का, तो फिर मामला सेटल हो सकते हैं। और अगर ये नहीं होता, आसिफ अली जरदारी साहब दुबई बैठे रहते हैं, यूसुफ गिलानी साहब उनकी जगह प्रेसिडेंट हाउस बैठ जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब शिकवे करते रहते हैं, जैसे उन्होंने संडे को कर दिए, वो शिकवे करते रहते हैं, और इस साइड पे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चलती रहती है, और गवर्नमेंट एक इर्रेलेवेंट हो गए साइड पे बैठ के अपने वक्त का इंतज़ार करती रहती है। तो फिर ये मामला बिगड़ जाएगा। अगर किसी एक को सज़ा दे दी अदलिया ने, प्राइम मिनिस्टर को फारग कर दिया, या कैबिनेट के ख़िलाफ़ कोई डिसीजन आ गया, तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और या खुदा न खास्ता अगर जजेस डट गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो DGISI उनको अदालत में आना पड़ेगा, या DGMI को अदालत में आना पड़ेगा, तो फिर मेरा ख्याल है मामलात सेटल होना फिर मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि फिर मेरा नहीं ख्याल कि आएंगे। सर ये महाजराई शानदान गुलजार और शहरियार अफरीदी को जो अदालतों ने ज़मानतें दी और इमरान खान को रिलीफ देना चाह रहे थे, वहाँ से आगाज़ हुआ है मेरा ख्याल है जस्टिस बाबर सत्तार साहब के जो एक्शन है ना, उनसे ये मामला स्टार्ट हुआ था। वो 3 MPO के तहत बार बार शानदाना गुलजार साहिबा और शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया जाता था, बार बार उनकी ज़मानत लेते थे बाबर सत्तार साहब, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने DC को बुला लिया कि तुम्हारे पास क्या इख्तियार है कि तुम ये करते रहते हो, क्यों करते हो सारा। और उसके बाद उन्होंने SSP और डिप्टी कमिश्नर को सज़ा दे दी, और सज़ा वैसे ढीली दी थी ताकि बच जाएँ, क्योंकि उनका कसूर कोई नहीं, वो समझते थे इनका कसूर कोई नहीं। वहाँ से फिर ये मामला स्टार्ट होना शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता अब इसको ना जो फ्यूल कर रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है, तो बाबर सत्तार साहब को उन्होंने एक हीरो बनाया हुआ है, और उस हीरोइज़म की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक जज को सपोर्ट करना शुरू कर दे और उसके साथ खड़ी हो जाए और लोगों को कायल कर रही हो, तो फिर उसके बाद सारे मामला पॉलिटिकल हो जाता है, तो ज़्यादा पॉलिटिकल हो रहा है। सर आपने फरमाया कि जनरल फैज़ हमीद बड़े एक्सीलेंट तरीके से चीज़ें मैनेज करते थे, अभी सर आपने स्मार्टली तो अभी सर कश्मीर में भी आपने देखा, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट गैर मकबूल हो रही है? नहीं, गैर मकबूलियत का इशू नहीं है। जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे, उनका कमाल ये था कि वो मामले को सेटल करने के लिए या रिजल्ट लेने के लिए हर लेवल पे चले जाते थे। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये हर लेवल पे नहीं जाती, ये चाहती है कि इतनी एक स्पेस हो लोगों के पास कि ये नहीं होना चाहिए कि स्टेट इतनी ज़ालिम हो जाए कि वो जनरल फैज़ हमीद की तरह जिसको चाहे सड़क से उठा ले, जिसको चाहे जूते मार दे, जिसको चाहे गोली मार दे। तो ये मेरा ख्याल है ये लोग मोहतात हैं। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब के दौर में भी क्या होता था कि वो आज़म स्वाति साहब को उठा लिया और उनको नंगा कर दिया, फिर ये जो थे शहबाज गिल साहब, उनके साथ क्या हो। तो लेकिन जब से ये नए चीफ आए हैं तो इन्होंने इस किस्म का कोई वाक़या इनके दौर में नहीं हुआ। जबकि 9 मई के वाक़े के बाद भी किसी ने ये कंप्लेन नहीं की कि हमारे साथ ये सलूक है, बल्कि जो 20 लोगों को छोड़ा गया उन्होंने कहा जी हमें तो मेस में खाना खिलाया जाता था। और वो बाकायदा इस वक्त भी एडवोकेसी कर रहे हैं कि जनाब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मसला वहाँ पे फ़ौज के अंदर नहीं है,
और ये गलत तासर फैलाया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टार्चर कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग तो वहाँ थे, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सर मियां नवाज शरीफ की आपने तकरीर सुनी, उन्होंने कौम से शिकवा किया कि जब वज़ीर आज़म को फ़ारग किया गया तो कौम खामोश क्यों बैठी रही। तो सर मियां साहब ने ये नहीं बताया कि जब उनको कौम के साथ होना चाहिए था, वो तो लंदन चले जाते हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का इशू ये है कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने मोटरवे बनाया, उन्होंने एटमी धमाके किए, उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए और चुंगियाँ ख़त्म की, बहुत सारे उनके। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट देखी जाए तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है वो मियां नवाज शरीफ के दौर में, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डेवलपमेंट का इफेक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंचा। मसलन अगर आपने बिजली के कारखाने लगा दिए तो साथ जो इतनी महंगी बिजली मिल रही है वो उसका ज़िम्मेदार कौन है, और सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा ही नहीं कर पा रही। मोटरवे आपने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन मोटरवे का आम आदमी को क्या फ़ायदा, क्या मज़दूर को कोई फ़ायदा हुआ उसमें, क्या उसमें जो दिहाड़ीदार है क्या उसको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, वही कहते हैं कि एलीट को फ़ायदा हो गया इसका। एटमी धमाके हैं, वो कहते हैं कि अच्छा किया आपने कर लिए, पाकिस्तान को सेव कर लिया, लेकिन मुझे तो 100 रुपये की दिहाड़ी नहीं मिल रही। तो वो मज़दूर जो वो कहता है जी 25 रुपये 26 रुपये की रोटी मैं कैसे खाऊँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब के जितने काम हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। बदकिस्मती से आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसको सस्ती दवाई मिली, ना उसको सस्ती रोटी मिली, ना उसको सस्ता इंसाफ मिला, ना उसको रोज़गार मिला, ना उसको किसी जगह पे कोई इज़्ज़त मिली। तो आम आदमी के लिए मियां नवाज शरीफ साहब इर्रेलेवेंट है। वो ये नहीं समझते कि कोई हमारे हीरो हैं, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आम आदमी अपना हीरो समझता था। उसकी वजह ये कि आम आदमी को फ़ायदा हुआ था। अगर वो मज़दूर था, अगर वो किसान था, अगर वो दिहाड़ीदार था, अगर वो टीचर था, तो उसको फ़ायदा हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो सका। तो आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में नहीं रखता। लेकिन उससे जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो मियां नवाज शरीफ साहब को अपना मसीहा समझती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब का इशू ये है कि एक तो वो अपनी जो मोहब्बत है या जो अपना काम है उसको ट्रांसफार्म नहीं कर सके, उनको कम्युनिकेट नहीं कर सके आम आदमी तक, ये बात हकीकत है। और दूसरा ये कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हर बार मुल्क से बाहर चले जाते हैं उससे उनका इमेज ख़राब हुआ है। जो सन 2000 में चले गए पूरी फैमिली समेत, वो वहाँ पे सऊदी अरब में सुरूर पैलेस के अंदर रहे। पाकिस्तान जानता है सारा कि देखें इतने बड़े पैलेस के अंदर वो बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर वहाँ से वो कभी मक्का जा रहे हैं, कभी मदीना जा रहे हैं, वो हज कर रहे हैं, वो कभी उम्रे कर रहे हैं, और वो शाही मेहमान है वहाँ पे। फिर वो वहाँ से लंदन चले गए, वहाँ पे उन्होंने बड़ी लाविश ज़िंदगी गुजारी। फिर वहाँ से वापस आ गए और यहाँ पे गवर्नमेंट की उन्होंने, ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि फिर उनकी गवर्नमेंट चलेगी, फिर वो उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर वो यहाँ से चले गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक तो अपनी जो काम है उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि जो बार बार बाहर जा रहे हैं और उससे उनका इमेज ख़राब हो रहा है। और थर्ड और आखिरी चीज़ ये है कि इस बार जब उन्होंने गवर्नमेंट कबूल की, पहले पीडीएम के ज़रिए गवर्नमेंट कबूल की 16 महीने के, और उसमें परफॉर्म नहीं कर सकी गवर्नमेंट को, आम आदमी को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो उसने मियां नवाज शरीफ की इमेज को बहुत ख़राब किया। और उसके बाद जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी कंपेन लेट की, बहुत बड़ी, पहले तो आने में बड़ी ताख़ीर की, शुरू में आ जाते 2-3 महीने, या जब उनकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे मियां शहबाज शरीफ साहब उस वक्त आ जाते ताकि अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करते, कोई हल्कों में जाके काम करते, वो नहीं, लेट आए। और जब लेट आए और उसके बाद उनको एयरपोर्ट के ऊपर एफआईए ने आके या जेल हुकाम ने आके या अदालती हुकाम ने आके उनको रिसीव किया और वहाँ पे सिग्नेचर किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बहुत उठाया और इसका नुकसान मियां नवाज शरीफ साहब को हुआ। फिर जो उनके केसेस माफ़ होने शुरू हुए, इसका भी मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब आखिर में भी अगर सिर्फ जेल चले जाते या वो ये रायते ना लेते तो मियां नवाज शरीफ को बड़ा फ़ायदा होना था कि वो जेल में होते और उसके उनके साथ बाकायदा ड्यू प्रोसेस के तहत सब कुछ एक्टिविटी होती, तो उसका मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा होना था। लेकिन वो जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वापस आए ना, उसका पॉलिटिकली उनको एक कास्ट अदा मुख्तसरन ये बताइएगा कि नवाज शरीफ सीरियस और ज़ीरक सियासतदान है, क्या नवाज शरीफ साहब को इमरान खान से जेल में मुलाकात करके मामला सेटल करने चाहिए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्राई की है कई बार। मसलन ये जो है ना महमूद अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब लंदन गए थे उनके पास, मियां नवाज शरीफ साहब के पास मिलने के लिए, और वो तैयार कर रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ इनकी बात करवाई जाए। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये कि इमरान खान साहब तैयार नहीं हुए थे। तो अगर इमरान खान साहब तैयार हों तो मियां नवाज शरीफ साहब हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इसका उनका एक खूबी, एक दिल बड़ा, बहुत बड़ा है उनका, वो माजी को भूल जाते हैं। और आसिफ अली ज़रदारी के अंदर भी ये है कि आसिफ अली ज़रदारी देखे ना कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन को माफ़ कर दिया था। फिर फैसल सालेह हयात के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी, उनको अपनी गवर्नमेंट में शामिल कर लिया था। सैफुर रहमान साहब को माफ़ कर दिया। वो सैफुर रहमान को सिर्फ माफ़ किया था, बाकी लोगों के साथ उन्होंने पावर शेयरिंग की थी, तो उनका दिल भी बड़ा है। तो ये दोनों, अगर इमरान खान साहब ये चाहेंगे ना कोई एक ऐसी बड़ी COD हो
कि जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हों, जो इस वक्त महमूद अचकज़ई साहब कोशिश कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई वाकई कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहिए, तो बार बार वो पुश कर रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब तैयार हो गए तो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब को देर नहीं लगेगी उनके साथ बैठने, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें एक पावर शेयरिंग का फार्मूला बनाना चाहिए। तो अगर ये पावर शेयरिंग का फार्मूला बन जाता है, गवर्नमेंट इमरान खान को पार्डन कर देती है, वो बाहर आ जाते हैं, वो वादा करते हैं कि वो इस टाइप का कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे पाकिस्तान की जो तरक्की है वो रुक जाए या इकनॉमिक एक्टिविटी रुक जाए, तो फिर ये मामला चल सकता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो ज़िद है ना, वो मेरा ख्याल है उनको इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं मिलने दे रही और गवर्नमेंट से भी नहीं मिलने दे रही। वो ये चाहते हैं कि माफ़ी मांगी जाए इनके साथ, और माफ़ी मांगने के बाद इनको बाकायदा 180 सीटें दी जाएं इसी असम्बली में, और फिर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो जो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। चौधरी साहब का तर्जीह आपने सुना, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।